हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोच्च आईएएस। आप जानते हैं कि आज मेंस पेपर हो चुका है जिसमें GS1 GS2 पेपर पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया और सभी मेरे दोस्तों ने इस पेपर को दिया, GS पेपर 1 और GS पेपर 2। और जिस तरीके से मैं आपसे GS पेपर 1 का जो एनालिसिस था, और हम उसे एनालिसिस नहीं कहेंगे, हम उसे अपने शब्दों में कहेंगे कि कैसे मैं आपको बताया था GS पेपर 1 में कुछ 2-3 रैंडम क्वेश्चन के माध्यम से कि आपको एक डिटेल्ड में कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं है तो आपको आंसर लिखने में किसी भी तरीके का कोई समस्या नहीं होने वाला। तो आपको किसी भी आंसर को लिखने के लिए डिटेल्ड नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बताया था। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम तीसमार खान बने, अगर आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा आंसर लिखे हैं जो पूरे ग्लोब में किसी ने नहीं लिखा हो और तब जाकर के यूपीएससी एग्जामिनर जो है आपको बहुत ही डिस्टिंक्शन मार्क्स देगा, तब जाकर के यूपीएससी एग्जामिनर जो है आपको 10/10 20/20 मार्क्स देगा, तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में जी रहे हैं। भले ही आपसे मार्केट में इस बात की ये बात कही जा रही हो कि ये अप्रोच लगा करके आपको आंसर लिखना चाहिए, है ना। कोई कह रहा होगा कि नहीं, हमें क्वेश्चन फ्रेम करके आंसर लिखना चाहिए। कोई कह रहा होगा कि हमको फैक्ट से प्रूफ करना चाहिए अपने स्टेटमेंट को। क्या यूपीएससी ने कभी ऐसा कहा? मेरा सवाल आपसे ही है। और जाकर के जब आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आपसे वो किसी भी तरीके से एक एक्सपर्टीज और एक्सपर्ट का नॉलेज नहीं डिमांड कर रहा है, वो आपसे जनरल अवेयरनेस चाहता है। और कहीं भी अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जनरल अवेयरनेस से सवाल बनने वाला होगा। और नहीं भरोसा है मुझ पर तो जाकर के जीएस पेपर 1 का जो मैंने एक मॉडल आंसर बताया, आप उसको जाकर के देखें। आपको पता है सर, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज दोस्तों के साथ क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज उस प्रेशर में बैठ करके, जैसा प्रेशर का माहौल है, आपने प्रीलिम्स निकाला है, आप समझ रहे हैं, प्रीलिम्स निकालने के बाद आप मेंस में बैठे हैं, आपके पास लिमिट कम है, और उस कम लिमिट में होने के बावजूद सोचिए कि आप तीसरे अटेम्प्ट में बैठे हैं, दूसरे अटेम्प्ट में बैठे, और जब आप बैठे हैं तो एक प्रेशर होगा आप पर कि 3 घंटे में मुझे पूरा का पूरा सवाल पूरा करना है। और इस प्रेशर के साथ अपने सारे आंसर को कंप्लीट कर पाना, ये खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है। आप 30 मार खान बन रहे हैं आंसर में कि नहीं, ये अप्रोच लगाएंगे, वो अप्रोच लगाएंगे, फैक्ट लिखेंगे, न जाने क्या क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, स्कॉलर लिखेंगे। अरे भाई, ये पॉसिबल है क्या? आप खुद सोचिए ना, 150 मार्क का 10 क्वेश्चन और 250 वर्ड का 10 क्वेश्चन, कितने हुए? 1500 वर्ड यहाँ हुए और 2500 वर्ड यहाँ हुए। आपको 4000 वर्ड लिखने हैं 3 घंटे में। इस 3 घंटे में 4000 वर्ड लिख करके पूरा कर लिए, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो भी सिर्फ एक ही चैलेंज है पूरा का पूरा क्वेश्चन में कि आपको हर क्वेश्चन का जवाब ये नहीं कि हवा में करना है, आपको टू द पॉइंट आंसर देना है। जो सवाल पूछ रहा है वो सवाल का जवाब दीजिए, दैट्स इट, आपका आंसर कंप्लीट है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपका मार्क्स आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको टू द पॉइंट लिखना है, बस सिंपल शब्दों में समझाना है। आपको वहाँ पे ये थोड़ी लिखना है कि ये कर्व हो गया, वो कर्व हो गया, फलाने ने ये कहा, वो कहा। अरे भाई, ये जनरल स्टडीज़ का स्लिप, आपको लिखना है इतना ही। अगर डिटेल्ड में इतना ही अपने आंसर को आपको प्रूव करना है तो जाकर के ऑप्शनल में कीजिए, दीजिए पूरा एक्सपर्टीज अपना कि आप कितना जानते हैं। ये तो जनरल स्टडीज़ है, जनरल तरीके से आंसर लिखिए। जाकर के टॉपर्स के आंसर देख लीजिए आप,
बहुत सारी वेबसाइट्स पे पड़ा हुआ है। टॉपर्स का जब आंसर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो टॉपर्स का आंसर है जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे ये इतना सिंपल आंसर लिखा हुआ है, इतना सिंपल आंसर, यूपीएससी बेवकूफ़ है क्या? इतना सिंपल आंसर का इतना अच्छा मार्क्स और टॉपर कैसे हो गया? इतना सिंपल आंसर लिखा, हम तो ये फलाना वलाना, हम तो पूरा फैक्ट वैक्ट सब कुछ घुसा दिए थे, फिर भी जो है मतलब मेरा मार्क्स नहीं आया, हम नहीं हो पाए पास। तो आप इस कन्फ्यूज़न को क्लियर कीजिए, 30 मार्क खाना बंद कीजिए। आप सिंपल एक स्टूडेंट हैं और जनरल तरीके से जैसे हर आईएएस आईपीएस ऑफिसर जाकर के डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्टर करते हैं, आपको भी वैसे ही करना है और आपको ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी के साथ करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है। प्रूफ करता हूँ मैं, अब आती है प्रूफ की बात, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आप ये समझिए कि देखिए, जब भी कोई पेपर है ना, यूपीएससी का ही पेपर, जीएस पेपर 2, तो इस जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी वाला पोर्शन आता है उसमें यूपीएससी नेवर आस्क यू कि हाउ मच पॉलिटी डू यू नो, इट इज़ जस्ट आस्किंग। सारे क्वेश्चन में मैं ये तरीका आपको दिखाऊंगा। इट इज़ जस्ट आस्किंग कैन यू यूज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, कैन यू यूज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इन टैकलिंग कंटेम्प्रेरी गवर्नेंस इश्यूज। सारे के सारे सवाल में सर यही है, कैन यू यूज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल टू एनालाइज अ कंटेम्प्रेरी गवर्नेंस प्रॉब्लम। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को यूटिलाइज कर सकते हैं? पहले आप इस बात को समझिए कि ये जो क्वेश्चन है पहला नंबर, ये किस तरीके का क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक आप इसको देखेंगे नहीं तब तक मैं जो ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्न इश्यूज को क्या टैकल किया जा सकता है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू हुआ और हम इसको देखेंगे। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल और उसमें फंडामेंटल राइट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल में जो फंडामेंटल राइट है उसमें है एक आर्टिकल 21। और मजे की बात बताऊं, ये जो आर्टिकल 21 है, हर साल इस आर्टिकल 21 से आपको जीएस पेपर 2 में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। हर साल आपसे आर्टिकल 21 देखने के लिए मिल रहा है, किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटीग्रेट करके आपको आर्टिकल 21 पूछ ही देना है यूपीएससी को। और ये उसकी मजबूरी है सर, ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 21 नहीं पूछेगा कुछ और पूछ दे, ये इसकी मजबूरी है। तो आर्टिकल 21 पूछेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो पूछेगा। तो सबसे पहला सवाल, अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और मुझे बताइए कि ये कौन से पार्टिकुलर मुद्दे पे, कौन से कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे ये क्वेश्चन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को पूछने की कोशिश कर रहा है। आप पहले पढ़िए, और अगर आप हर दिन करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, करंट अफेयर्स ये नहीं कि मतलब मिस यूनिवर्स कौन बनी, ये सब करंट अफेयर्स नहीं पूछता सर यूपीएससी। करंट अफेयर्स ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के खिलाफ किसने पिटीशन फाइल किया, ये सब करंट अफेयर्स नहीं पूछता। भारत के प्रधानमंत्री कौन है ये सब करंट अफेयर्स नहीं पूछता। तो आप सबसे पहले इस बात को, अगर आपने न्यूज़पेपर को सही तरीके से फॉलो किया है तो आपको ये बात पता होगा कि अभी ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये पिछले 2 सालों में बार बार न्यूज़ में आया है, बार बार। और वो जो न्यूज़ में आया है ना, वो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ है, अभी के टाइम पे इश्यूज़ है। और जैसे ही ये इश्यूज़ आया उस समय अगर आपने दिमाग लगाया होता, और नहीं भी दिमाग लगाया होता, तो सीधी सी बात है आपको ये बात पता होता। पहले पूरा बैकग्राउंड समझिए कि ये है क्या। देखिए, जो नॉलेज आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए चाहिए वो सिंपल सा नॉलेज ये है। ये सिंपल सा नॉलेज जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 21 क्या है।
ठीक है, ये हर एक स्टूडेंट को पता होता है आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ विथ पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, ये सभी को पता है। और इसमें आपको पता है कि दिस आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट्स, सिंपल नॉलेज दूंगा मैं जो सबको पता है, ऐसा कुछ नहीं मैं बताने वाला हूं जो आपको पता नहीं है। लाइफ, आपकी पर्सनल लिबर्टी, आपका डिग्निटी, आपका प्राइवेसी और आपका ऑटोनॉमी, इतना तो सबको पता है कि आर्टिकल 21 यही चीज़ प्रोवाइड करता है। और अगर आपने करंट अफेयर्स को फॉलो किया होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि एक केस है, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। In this particular case, it was recognized that transgender persons should have a right to self-identify their gender। और यहाँ से अब आपको पता चला होगा कि अच्छा मुद्दा ये, ट्रांसजेंडर पर्सन, आप नहीं देखे हैं ट्रांसजेंडर पर्सन का प्रोटेस्ट, आपने नहीं सुना है ट्रांसजेंडर पर्सन्स को लेकर के क्या क्या मूवमेंट हुए पिछले 2 सालों में, आपको सब पता है। और इसीलिए ये जो ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ सबसे बड़ी इश्यूज ये थी कि इनका रिकॉग्निशन नहीं था सर, देयर वाज नो रिकॉग्निशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। एंड इन दिस पार्टिकुलर केस इट वाज डिसाइडेड कि ट्रांसजेंडर पर्सन शुड हैव राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई देयर जेंडर। और सर 2026 में इसी को लेकर के एक अमेंडमेंट होता है, और यहीं से ये सवाल का रूट तैयार हो जाता है। 2026 में इस फ्रेमवर्क में कुछ चेंज हुआ, इस फ्रेमवर्क में कुछ अमेंडमेंट हुआ, एंड द अमेंडेड डेफिनेशन excludes person based merely on self perceived sexual identities and introduces a medical board based certification mechanism। और अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज़ आपको PRS में दिखने के लिए मिलेगा। तो सीधी सी बात है ना, इससे पहले आपके पास रिकॉग्निशन तो दिया गया कि वो अपने आइडेंटिटी को मेंटेन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट द अमेंडमेंट डेफिनेशन excludes person based merely on self-perceived sexual identities and introduces a medical board based certification mechanism। तो जब तक आपका मेडिकल बोर्ड बेस्ड सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म प्रूव नहीं कर देता कि आप ट्रांसजेंडर हैं, तब तक आपके बातों से या फिर आपका बॉडीली फीचर से आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। सिर्फ इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए थी, सिर्फ इतनी सी बात, और इससे पूरा का पूरा आंसर आप लिख सकते थे। लेकिन जानते हैं इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? यूपीएससी आपसे डिमांड कर रहा है कि एज अ भावी आईएएस ऑफिसर क्या आप इसमें बैलेंस रख पा रहे हैं या नहीं। तो बैलेंस कैसे सर, इस बात को समझिए। इसमें 2 तरीके का चैलेंज है, एक गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट इस अमेंडमेंट के पीछे का, और एक राइट बेस्ड कंसर्न। राइट बेस्ड कंसर्न जो ट्रांसजेंडर के राइट्स के बारे में आवाज उठाते हैं, जो ट्रांसजेंडर का पार्टी है, प्रेशर ग्रुप है, उसको लेकर के गवर्नमेंट कहती है कि वी वांट टू प्रिवेंट मिसयूज। ठीक है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट इस मिसयूज को रोकना चाहती है, ये नहीं कि जिसके मन में आए वो ट्रांसजेंडर अपने आप को बोल दे। गवर्नमेंट कहती है कि वी वांट टू टारगेट जेन्युइन सोशल एक्सक्लूजन, तो हम टारगेट करना चाहते हैं। एंड वी वांट टू स्ट्रेंथन आइडेंटिफिकेशन, तो हम आइडेंटिफिकेशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। और राइट बेस्ड ग्रुप क्या पूछ रहा है
कैन द स्टेट आस्क अ मेडिकल अथॉरिटी टू वैलिडेट समवन्स आइडेंटिटी? राइट बेस्ड का कंसर्न ही यही है कि कैन द स्टेट आस्क अ मेडिकल अथॉरिटी टू वैलिडेट समवन्स आइडेंटिटी, एंड दिस इज एनालिटिकल हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहीं से पूरा का पूरा खेला शुरू हुआ। और आपको आंसर कैसे लिखना था यहाँ पे कि आपको इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है, आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको जो है एक बैलेंस्ड तरीके से अपने अप्रोच को रखना है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना चाहिए? आर्टिकल 21 as interpreted by Supreme Court protects, आपको ब्रीफ लाइन में आपको डिफाइन करना है, डिग्निटी, प्राइवेसी एंड डिसीजनल ऑटोनॉमी। हो गया। अब आपको एक केस इंक्लूड कर देना है इन नालसा वर्सेस, जो भी केस आपको याद है, इस जरूरी नहीं कि यही केस आप लिखें, आपको जो पता है वो केस आप लिख सकते हैं। जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन was recognized as integral to the dignity of transgender persons. आपका ये इंट्रोडक्शन है, आपका ये इंट्रोडक्शन है सर। आपने इसमें सिंपल से वही बात कही जो क्वेश्चन में लिखा था, पर उसको घुमा करके आपने थोड़ा सा जानकारी दिखा दिया एग्जामिनर को कि यस आई एम अवेयर अबाउट द करेंट अफेयर्स। क्या है? राइट टू प्राइवेसी रिलेटिंग टू सेल्फ आइडेंटिटी इज वेरी क्लियर टू ह्यूमन बींग and well protected under Article 21 of the Constitution, and in this context examine the effect of the amendment in 2026 to the Transgender Persons Protections of Rights Act 2019. सर आपको समझ में आया? ये जो छोटा सा मैंने स्टोरी आपसे कहा, इस स्टोरी के माध्यम से आपको ये बात क्लियर होगा और क्वेश्चन का अब समझ में पूरे तरीके से क्वेश्चन अब सही तरीके से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो पहला तो आपने आर्टिकल 21 के बारे में कहा, दूसरा इम्पैक्ट ऑफ 2026 अमेंडमेंट, जो क्वेश्चन का दूसरा कीवर्ड है। मैं इससे पहले वाले लेक्चर में आपसे बताया था कि कैसे कीवर्ड को पहचाने हैं, और नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए। इम्पैक्ट ऑफ 2026 अमेंडमेंट। अब रिकॉल कीजिए कि मैंने आपको सिंगल लाइन में क्या कहा था, क्या अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट चेंज 2019 फ्रेमवर्क by narrowing the statutory definition of transgender persons and introducing medical board involvement in identity certification. तो यहां पर सिंपल शब्दों में आपको क्या लिखना है कि डेफिनेशन changed and includes medical board examination, medical board examination and involvement in identity certification. आपने एग्जामिनर को बताया कि ये इम्पैक्ट हुआ सर, है ना। तो क्वेश्चन पे फिर से वापस आ जाते हैं और यहां देखेंगे क्या है। In this context, examine the effect of amendment into 2026 to the Transition Persons Rights Act 2019. So, in this context, examine the effect of amendment in 2026 to the Transition Persons Protections of Rights Act 2019. Right? तो ये चीज़ें हैं सर
ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि हमने इम्पैक्ट के बारे में यहाँ पे लिखा। अब दूसरा है पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस। हमने तो सिर्फ और सिर्फ सीधे शब्दों में बता दिया है कि दीज आर द चेंजेस दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2026 in the definition of transgender persons in the recognition of identity. Now what are the positive implications? और पॉजिटिव इम्प्लीकेशन में वही सारी बातें जो गवर्नमेंट बार बार अपने आप को इस चेंजेस के लिए जस्टिफाई कर रही थी, और ये तब आपको पता होता जब आप न्यूज़पेपर सही ढंग से पढ़े होते। तो इट प्रिवेंट्स फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, इट क्रिएट्स एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिफिकेशन सिस्टम, strengthens protection against coercive practices and certain forms of exploitations। तो ये आपका पॉजिटिव इम्प्लीकेशन होता। फिर आते कंसर्न्स में, और कंसर्न में आप वही सारी बातें लिखते हैं जो एज अ ट्रांसजेंडर के लिए, ट्रांसजेंडर के राइट्स के लिए और ट्रांसजेंडर ग्रुप के लिए जो एक प्रॉब्लम होता, जो उनका कंसर्न था, उस कंसर्न को यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था। जैसे कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, मेडिकल सर्टिफिकेशन देने जा रहे हैं, और इस तरीके से इस बात की क्या गारंटी है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेशन हो दे कुड नॉट डाइल्यूट द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। इस बात की क्या गारंटी है? तो पहला तो डाइल्यूट द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, आपका जो प्राइवेसी है, जो कि आर्टिकल 21 में आपके पास प्रोटेक्शन है आपके प्राइवेसी का, आपके डिग्निटी का। अब कोई मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपके बॉडीली ऑटोनॉमी का प्रोटेक्शन है आपके आर्टिकल 21 में। अब समझ में आ रहा है कैसे आर्टिकल 21 यहाँ पे कनेक्टेड है। तो कंसर्न इज दैट इट मे इंट्रूड अपॉन प्राइवेसी, डिग्निटी, बॉडीली ऑटोनॉमी। ट्रांसजेंडर है तो क्या हुआ, उसके पास राइट्स नहीं है। थर्ड, एक्सक्लूजन बेस्ड सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी में क्रिएट एन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 कंसर्न, है ना। तो तीसरा ये हुआ। और सर्टिफिकेशन ही अपने आप में एक चैलेंज है। आप सर्टिफिकेशन, एडिशनल सर्टिफिकेशन कैन इंक्रीज ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स टू डॉक्यूमेंटेशन एंड वेलफेयर। कितना लंबा प्रोसेस होता है आपको पता भी है। आप जाकर के देखिए डीएम ऑफिस, है ना, समाहरणालय, जाइए इन सब चीज़ों में और जाके देखिए कि कितना डिले हो रहा है। तो आप उन पे एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डाल रहे हैं आप? तो कंसर्न ये। और फाइनली, और यहाँ पे आपको अपना एनालिसिस, अपना ओपिनियन नहीं देना है, आप तो वही लिख रहे हैं जो एक राइट बेस्ड ग्रुप का कंसर्न है। और फाइनली आपको कंक्लूजन लिखना है। और कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा। आप सबसे पहले बताइए कि द अमेंडमेंट मस्ट देयरफॉर बी इम्प्लीमेंटेड consistently with constitutional morality. Administrative verification should prevent fraud without converting identity into a medical condition. And the continuing constitutional challenge makes the balance between regulatory objectives and autonomy particularly important. तो सर आप यहाँ पे कहीं भी अपने साइड से अपना ओपिनियन, अपना डिसीजन, और ये सही है या गलत है आपने नहीं कहा। आपने बस बताया एग्जामिनर को कि दिस आर द थिंग्स। और कंक्लूजन में भी आपने कोई साइड नहीं लिया। आपने सिंपल कहा कि यस, एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिफिकेशन शुड प्रिवेंट फ्रॉड विदाउट कन्वर्टिंग आइडेंटिटी इनटू अ मेडिकल कंडीशन, एंड द कंटिन्यूइंग कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज मेक्स द बैलेंस बिटवीन रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑटोनॉमी पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। और इस तरह से आपको आंसर लिखना चाहिए। 150 वर्ड में ख़त्म, ठीक है। तो सर मैं सारे सवाल में, जैसे मैं GS1 में बताया वैसे मैं सारे के सारे सवाल में, आप कोई भी सवाल मुझे दीजिए पॉलिटी का, मैं आपको एक ही प्रिंसिपल दिखाऊंगा, बतलाऊंगा, और वो प्रिंसिपल सीधा सीधा होगा
प्रिंसिपल यही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं टू एनालाइज द कंटेम्प्रेरी इश्यूज, टू एनालाइज द कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम, और इसी के बेसिस पे आपसे सारा सवाल बनेगा। तो आपको कोई डीडी बासु, आपको कोई भी बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर सुप्रीम कोर्ट का लॉयर से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह पढ़ाई कीजिए, दैट्स इट। जिनको मेरे इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता होगा, देयर इज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। दिस इज सर्वोच्च IAS. It is completely free organizations where you will get each and every resources that is required for your effective and smooth preparation is completely free, without any cost, without any charges. The idea and the principle behind working of this platform is simple, that your economic obstacles or financial hurdles should not be a problem for your education accessibility. And third thing, if you like my way of explanation and understood it very well, then please subscribe to my channel, like to my videos, and share it to the most of the people so that they could also get benefit from this free initiative. एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो बताइए हमें कैसा लगा आपको, कि क्या इस तरीके से हम अगर आंसर लिखेंगे तो क्या बढ़िया रहेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ तो भी आप मुझे बताइए, क्योंकि एक अच्छा दोस्त और अच्छा प्रवक्ता का काम ये होता है कि वो जाने कि आप कहाँ गलत बोल रहे हैं और कहाँ सही बोल रहे हैं। तो ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।